नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के कर्णप्रयाग में जल जमाव के कारण रेलवे के एक टनल में 100 से अधिक मजदूर फंस गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर टनल में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची है। बता दें कि भारी बारिश के चलते टनल में जल जमाव हो गया है और थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह के अनुसार सभी लोग अंदर काम कर रहे थे। एल&टी कंपनी के कुल 114 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाला गया। वहीं ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ये कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट है और ऐसे में कर्णप्रयाग रेल परियोजना को तय सीमा पर धरातल पर उतारने के लिए रेल विकास निगम ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। हिमालय क्षेत्र के विषम भूगोल में तैयार हो रही इस परियोजना पर कुल 213 किलोमीटर सुरंग बननी है। इनमें सिंगल ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए 116.59 किलोमीटर की मुख्य सुरंग के अलावा 84.54 किलोमीटर की निकास सुरंग शामिल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शाह सीधे कर्णप्रयाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? कि यहाँ बात की जाए तो कल रात से लगातार बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो चुका है। जगह जगह भूस्खलन और सराली की बात की जाए तो प्राणमती में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, जिस कारण रात लगभग 2 बजे के आसपास ये प्राणमती में बादल फटा था, जिससे पूरा क्षेत्र ही तहस नहस हो गया था। जगह जगह जो मोटर पुलिया थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों की गौशालाओं को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में यहाँ चमोली जनपद में पूरे जगह जगह काफी भारी नुकसान पहुंचा है। जी, तो कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? रेस्क्यू हो चुका है, जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी, रेस्क्यू की बात की जाए तो पीपल कोटी नगर पंचायत के कार्यालय और यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में ऊपरी क्षेत्र में कल रात में यहाँ पर अतिवृष्टि होने के चलते कि यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि मलबे में एक व्यक्ति की दबे होने की सूचना है, जिसके लिए अब लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किए जा रहा है। कितने मजदूरों का आंकड़ा बताया जा रहा है जो अंदर अभी इस वक्त फंसे हुए हैं, दीपक? जी, बात की जाए तो अभी एक व्यक्ति यहाँ पर मलबे में दबा है, जिसका मतलब कि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कितने वक्त में प्रशासन की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी? ये प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगातार अपडेट कर रहा है। जिस प्रकार से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो डीएम द्वारा आपदा कंट्रोल रूम की लगातार निगरानी की जा रही है। जो भी यहाँ पर इस प्रकार के इलाके हैं उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। बिजली, सड़क आदि उनके खाने की व्यवस्था के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित किए जा रहे हैं। तो रात से ये रेस्क्यू अभियान जारी है, क्योंकि देर रात की घटना बताई जा रही है, अंधेरा छाया हुआ है। क्या कोई रुकावट नजर आई थी क्या रेस्क्यू अभियान में? जी, रात 10 बजे का मामला था कि जगह जगह यहाँ पर बादल फटने की घटना हो, तो ऐसे में रात्रि होने और बारिश के चलते काफी रेस्क्यू में काफी दिक्कत हुई। हालांकि रात्रि में रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, लेकिन सुबह होने के साथ ही यहाँ पर जगह जगह रात भर मजदूर उस टनल के अंदर रहे, दीपक? जी जी। तो अभी क्या स्थिति है? ये अभी बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है तो काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितनी टीमें तैनात कर दी गई है एसडीआरएफ की? जी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात की जाए तो लगातार प्रशासन द्वारा अलग अलग टीमें बना के यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस की भी मदद की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। ये ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का, और ऐसे में जो टाइम यहाँ पे सेट किया गया था बनने का, अब लग रहा है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी क्या, दीपक? जी, जिस प्रकार से टनल बनाई जा रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन है और काफी समय से काम किया जा रहा है। 2024 तक इसको पूरा होना था, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मौसम की स्थिति है, टनल में पानी घुस चुका है, कई दिक्कतें हो रही है, तो जिस तरह से मलबा और पानी आए तो काफी दिक्कतें आगे भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, दिक्कतें लगातार आ रही है, लेकिन रेस्क्यू अभियान रुक नहीं रहा। लगातार एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे तैनात नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि केरल के पुथुपल्ली, उत्तर प्रदेश के घोसी और उत्तराखंड के बागेश्वर, इन तीनों सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक लिंजन लाल जी केरल के पुथुपल्ली से चुनाव लड़ेंगे, दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी से चुनाव लड़ेंगे और पार्वती दास उत्तराखंड के बागेश्वर से चुनाव लड़ेंगी। तो लिस्ट जारी हो चुकी है, कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये अधिसूचना उनकी तरफ से जारी की गई है। लिस्ट में बता दें कि केरल के भी उम्मीदवार के नाम है यहाँ पे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के घोसी सीट पे भी उपचुनाव होना है और उनका भी नाम आपको दारा सिंह चौहान के तौर पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बात की जाए तो बागेश्वर पे भी उपचुनाव होना है और ऐसे में श्रीमती यहाँ पे पार्वती दास का नाम निकल के सामने आया है। तो देखिए, तीनों उपचुनाव पे नाम का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव अब होने जा रहे हैं, 5 सितंबर को उपचुनाव है और ऐसे में भाजपा ने इन सीटों पे अपने अपने प्रत्याशी उतार दी है, नाम की घोषणा कर दी है। और अगर यूपी की बात की जाए तो दारा सिंह चौहान चुनावी रन में उतरते हुए अब नजर आएंगे और बीजेपी का दामन हाल ही में उन्होंने थामा था और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण सीट ये मानी जा रही है जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और वैसे ही केरल की भी ये सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनके उम्मीदवार का नाम भी यहां पे जारी हो चुका है। और ऐसे में बागेश्वर की सीट की बात की जाए तो उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर 5 सितंबर को विधानसभा भी चुनाव होने हैं और ऐसे में बता दें कि यहां पे भी कई सवाल जो है वो कांग्रेस के लिए भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले से तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी तैयारी काफी दिनों से है। तो कांग्रेस और बीजेपी में भी सीधा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बात सीट के उम्मीदवार की जाए तो इस सीट से पार्वती दास चुनावी मैदान में उतरेंगी और बता दें कि सीट पर पहले भी भाजपा का ही कब्जा था। सीट पर चंदन रामदास भाजपा के टिकट पर लगातार 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, जिनका अप्रैल में ही बीमारी के कारण निधन हो चुका था और उनकी पत्नी को इस सीट से उतारा गया है। तो तीनों सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में सीधा मुकाबला तीनों सीटों में देखने को मिल रही है। बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट्स की नाम की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। केरल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए, तीनों ही जगह बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं और ऐसे में अब 5 सितंबर का इंतजार है जब सीधा मुकाबला होने जा रहा है। और बता दें काफी महत्वपूर्ण ये तीनों सीटें हैं बीजेपी के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज होने लगी है। नेताओं के बयान तीखे हो रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश भी लगातार जारी है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा के वोटर्स और समर्थकों को राक्षस बता रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने श्राप भी दे दिया है। वह इस पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है, जिस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बारे में केवल राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सोच सकता है। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अगर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी को जो वोट देते हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस बनेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। ऐसा है, कुछ लोगों ने, देखिए कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। वोटर्स
खबर में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के नूंह में बुलडोजर से हो रही विध्वंस की कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। क्या देश में कोई कानून या अदालत नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दिल्ली के जहांगीरपुरी केस में अदालत ने कहा था कि कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है, क्या कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। और ये बुलडोजर कहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। और यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री से शराब की तस्करी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ट्रक के ड्राइवर गुरदीप ने प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जानबूझकर मेरे ट्रक में शराब की 3 पेटी रखी है। और साथ ही बताया कि जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने फैक्ट्री के मालिक को बताया, लेकिन मुझे धमकाया गया। जिसके बाद ड्राइवर ने डायल 112 को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया। तो वहीं एसएचओ का कहना है कि हमने तफ्तीश की तो हमें ये शराब की कोई पेटी बरामद नहीं हुई। प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि उन्होंने शराब की पेटी का डिब्बा सिर्फ सैंपल के लिए इस्तेमाल किया है। और यूपी के सभी मदरसों में 15 अगस्त को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान गाने और तिरंगा यात्रा के साथ ही सेल्फी विद तिरंगा अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके में घरों पर तिरंगा लगाने को प्रेरित करने के लिए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्र लिखकर निर्देश दिए। तो सेल्फी विद तिरंगा, ये पीएम मोदी ने कहा था कि 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी देशवासियों को बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए उनकी तरफ से कहा गया। तो और ऐसे में देखिए, दानिश आजाद की तरफ से भी, मंत्री है दानिश आजाद, उनकी तरफ से भी कहा गया है, सभी मदरसों को उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं कि सेल्फी विद तिरंगा में हिस्सेदारी निभाए और सेल्फी विद तिरंगा को आगे बढ़ाए। तो 15 अगस्त को लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं और ऐसे में यूपी के सभी मदरसों में ये निर्देश जो है वो जारी हो चुके हैं। सेल्फी विद तिरंगा में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है और राज्य मंत्री ने पत्र लिखकर ये निर्देश जारी कर दिए हैं। और ऐसे में पीएम मोदी द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया था कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए और तिरंगे के साथ एक सेल्फी लेके इस नंबर पे अपलोड कीजिए। और ऐसे में तमाम मंत्री उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। राज्य मंत्री ने भी तमाम मदरसों को पत्र लिख के निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि हम सब देशवासी हैं और मिलजुल कर ही आगे चलना है, कदम आगे बढ़ाना है। और ऐसे में ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, हर कोई बढ़ चढ़कर इस में हिस्सा ले रहा है। ना सिर्फ सेल्फी विद तिरंगा बल्कि आपकी टीपी भी तिरंगे की हो, यह भी उन्होंने सुनिश्चित किया। उन्होंने बोला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आपकी टीपी यानी कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, कोशिश कीजिए कि वो तिरंगे की लगाए। और इससे पहले भी देखा था कि पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान पीएम मोदी द्वारा चलाया गया था और सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और उसी क्रम में एक और बड़ा कदम
और गाडरबाड़ा की पावन धरा पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जहां श्री राम कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जो कि ऐतिहासिक थी। आपको बता दें कि श्री राम कथा को सुनने और रुद्राभिषेक में लोगों की आस्था और हुजूम भी देखने लायक है। तो वहीं कथावाचक गुरु जी का कहना है कि आने वाली पीढ़ी को देश हित और हिंदुत्व के लिए आगे आना चाहिए, साथ ही गौ माता के लिए भी चिंता व्यक्त करी। तो वहीं कथा आयोजक गौतम पटेल ने भी कहा कि लोगों की श्रद्धा और आस्था ही कार्यक्रम को सफल बना रही है। बदायूं थाना क्षेत्र के गांव करियामई में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जहां युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा और वीडियो भी बनाया, और वीडियो जो कि वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1 साल पहले वजीरगंज के निवासी विकास के साथ एंगेजमेंट हुई थी, जहां विकास पर शादी को टाल मटोलने करने का आरोप लगाया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि युवती ने मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सक्सेना जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो युवती है, इसकी एक वर्ष पहले लगभग एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसके बाद ये लगातार मतलब प्रताड़ित, इसके बताया जा रहा है कि इसका जो पति था वो प्रताड़ित कर रहा था और गलत तरीके से मतलब इसके जो आरोप लगाया जा रहा था, जिसको लेकर ये आहत थी और परेशान रहती थी। और वही बता दिया जाए, इसकी एक और भी वीडियो वायरल हुई है। वीडियो में उसने साफ कहा है कि जिससे भी मेरी शादी तय हुई थी, उसने मुझे गलत तरीके से यूज किया और मेरे पर गलत आरोप लगाया, जिस वजह से उसको फांसी लगाने के लिए मजबूर हो गई थी। तो क्या केस दर्ज हुआ है क्या कोई? जी बिल्कुल, बता दिया जाए कि जिस लड़के की शादी तय हुई थी, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। तो दोनों पक्षों की रजामंदी के साथ एंगेजमेंट हुई थी? जी बिल्कुल, दोनों पक्षों को लेकर रजामंदी हुई थी, तभी एंगेजमेंट हुई थी। उसके लेकर कुछ मतभेद हुए, जिसके बाद ये बात सामने निकल के आ रही है। तो क्या लड़के पक्ष की तरफ से खुल के ये बात नहीं कही गई? जी, अभी तक आपको बता दें कि जो घर के आरोपी हैं, घर के जो लड़के हैं, वो सभी फरार हैं और पुलिस अब जांच में जुटी हुई है अभी तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए सतीश। तो देखिए, इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये मामला निकल के सामने आया बदायूं से, जहां युवती ने आत्महत्या कर ली है। कहा यह जा रहा है कि एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन लड़के वालों की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ये कदम उठा रही है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और गाडरवाड़ा से लगे वनांचल क्षेत्र में ग्राम बारहाबड़ा में किसी हिंसक आदमखोर वन्य प्राणी के आतंक से ग्रामीण काफी दहशत में है, जहां आए दिन हिंसक आदमखोर जानवर पालतू भेड़ों को अपना शिकार बना रहा है। आपको बता दें कि जानवर बकायदा ग्रामीणों के घर में घुसकर पालतू जानवरों का शिकार कर रहे हैं। तो वहीं 24 घंटे के अंदर 14 भेड़ों को मारकर खा गया है और 22 भेड़ों को इसको बुरी तरीके से घायल कर दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने कई चौंका देने वाले खुलासे भी किए हैं। तो आदमखोर जानवरों का आतंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ऐसे में यहाँ पे कई भेड़ों को अपने हवस का शिकार बना चुका है, कई भेड़ घायल भी हो चुके हैं। लोग यहाँ पे दहशत में जी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आगे कौन सा कदम उनकी तरफ से उठाया जाए। इसकी सूचना उन्होंने प्रशासन को दे दिया, वन विभाग को दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जंगली जानवर के आतंक से ग्रामीण जो है काफी परेशान नजर आ रही है और दहशत में जीने को मजबूर हो चुके हैं। अगली खबर देवरिया से है, जहां डीएमएसपी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। बता दें कि यात्रा सिविल लाइन होते हुए पुलिस लाइन में संपन्न हुई, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस और स्कूली बच्चे शामिल रहे।
और दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों कूड़ा सिटी बन गया है, जहां पूरे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर ही नजर आ रहे हैं, जिससे आम जनता लगातार परेशान हो रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 9 कॉलेज के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जब शिक्षा के मंदिर के पास ही कूड़े का ढेर लगेगा तो शहर के दूसरे इलाके में सफाई की कैसे उम्मीद की जाए। ऐसा ही हाल सेक्टर 9 पावर हाउस के पीछे का है, वहां भी कूड़े का ढेर जम गया है। गुरुग्राम अब मिलेनियम सिटी नहीं बल्कि कूड़ा सिटी बनती जा रही है और इस कूड़े के ढेर से लगातार बदबू आ रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं नूंह में धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा में घायल लोगों से मिलने के लिए आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र भारद्वाज सोहना में उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी घायलों का हालचाल पूछा और जहां जरूरत पड़ी तो उन्हें आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख हुआ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कहे जाने वाले मेवाड़ क्षेत्र में भी इस तरीके की घटना घटी है। साथ ही कहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले की जिम्मेदार सरकार रही है, क्योंकि समय रहते सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया। अलीगढ़ में दबंगों का कहर रोजाना देखने को मिल रहा है, तो वहीं दबंगों की खुलेआम दंगई से पुलिस बनी मौन। बता दें कि दबंगों ने एक घर में घुसकर महिला और पुरुष से मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे लाइव वायरल हो रहा है। तो वहीं पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो पुलिस ने सभी दबंगों को अभी तक नहीं पकड़ा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और ऐसे में देखिए दबंगों की दमगई यहाँ पे देखने को मिल रही है। सरेआम घरों के अंदर घुस के महिला और पुरुष के साथ मारपीट की जा रही है। पूरा मामला अलीगढ़ से निकल के सामने आया है। पुलिस इस पे मौन बढ़ती हुई है। और मैनपुरी के बिछिया विक्रमपुर में दबंगों ने महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि देर रात पीड़िता के घर में घुसकर गाली गलौज करने पर पीड़िता ने विरोध किया, जिस वजह से दबंग प्रधान पति और उसके साथियों ने महिला के ऊपर गोली चला दी, जो कि महिला के कंधे में लग गई, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस ने 4 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और पंजाब के पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित भारत की कमलजीत पोस्ट पर बीती रात फायरिंग हुई है, जहां पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया। आपको बता दें कि बीएसएफ की ओर से करीब 14 राउंड फायरिंग की गई है। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, तो वहीं गढ़ कोतवाली पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। असद, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि लूट के मामले में हापुड़ से वांछित चल रहा था, जिस पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। साथ ही आपको बता दें कि घायल बदमाश से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। और रायबरेली में अवैध असलहों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र से एक फोटो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक के दोनों हाथों में अवैध असलहे दिख रहे हैं। तो वही अवैध असलहों के साथ फोटो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा जांच में जुट चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।